नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है श्रद्धा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल श्रद्धा कॉमर्स क्लासेस। यहाँ हम अकाउंट्स पढ़ेंगे सबसे आसान भाषा में, स्टेप बाय स्टेप और मजेदार तरीके से, क्योंकि जहाँ समझना आसान वही है असली अकाउंट्स क्लास। चाहे बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो या प्रैक्टिकल सवाल, यहाँ आपको सब मिलेगा, वो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि हमारी कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो चलिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं लेखांकन को समझने से। पहला चैप्टर है हमारा लेखांकन एक परिचय। तो पहले हम देखते हैं लेखांकन की परिभाषा क्या है। लेखांकन सदियों से व्यवसाय का हिस्सा रहा है। पहले इसे सिर्फ लेन देन लिखने तक सीमित समझा जाता था, लेकिन यह बदलते व्यावसायिक वातावरण में निर्णय लेने का अब सबसे बड़ा साधन बन चुका है। अब लेखाकार केवल हिसाब रखने वाला नहीं, बल्कि एक सूचना प्रदाता है जो संगठन और समाज दोनों के लिए उपयोगी है। अगर हम लेखांकन के अर्थ में जाते हैं, तो 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने लेखांकित को कैसे परिभाषित किया है, देखते हैं। लेखांकन वह प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक घटनाओं, लेन देन को लिखना, वर्गीकृत करना, संक्षेपित करना और उनके परिणामों का विश्लेषण करना शामिल है। जैसे कि आपने 500 का कोई भी सामान विक्रय किया, तो 500 का जो विक्रय किया है आपने, इसमें एक मूल्य आपने चुकाया है, तो वह एक आर्थिक घटना बन जाती है। तो वो 500 एक आर्थिक घटना हो गई। उसी लेन देन को, जैसे आपने विक्रय किया, उस लेन देन को आपने लिखा, उसको वर्गीकृत किया कि जो विक्रय हुआ है और इस चीज का हमने विक्रय किया है, इसको संक्षेपित करना कि कितने का विक्रय किया है, अभी तक कितने का विक्रय हुआ है और उसके परिणाम क्या आए हैं, और जो परिणाम आए हैं उसका विश्लेषण हमने कैसे किया है, वह हमको हानि दे रहा है कि लाभ दे रहा है। इस चीज का विश्लेषण करके जब हम कोई एक निष्कर्ष में पहुंचते हैं, तो इसी को हम लेखांकन कहते हैं। दूसरा परिभाषा ये है कि लेखांकन वह प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक सूचनाओं की पहचान, मापन और संप्रेषण किया जाता है ताकि उपयोगकर्ता सही निर्णय ले सके। उपयोगकर्ता का सही निर्णय लेना जरूरी है ताकि वह आगे ये देख सके कि उनको उस व्यवसाय में पूंजी को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अर्थात हम ये भी बोल सकते हैं कि लेखांकन का काम है आर्थिक घटनाओं को दर्ज करना और उन्हें उपयोगकर्ता तक पहुंचाना। अगर हम लेखांकन के इतिहास की बात करते हैं, तो लेखांकन का इतिहास बहुत पुराना है। 4000 ईसा पूर्व बेबीलोन और मिस्र में मजदूरों और कर का रिकॉर्ड रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ग्रीस और रोम में भी व्यापार के लिए दैनिक हिसाब पुस्तकें रखी जाती थी। भारत की बात करें तो भारत में कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लेखांकन का उल्लेख किया है। 15वीं शताब्दी में लूकस पोर्सिलियो ने डबल एंट्री सिस्टम को लोकप्रिय बनाया। इससे साफ है कि लेखांकन सभ्यता जितना भी पुराना है, उतना लाभकारी भी है। अब देखते हैं हम आर्थिक घटनाएं। हमारी आर्थिक घटनाएं हम कैसे पहचानेंगे? तो हर व्यवसाय में कई घटनाएं होती हैं, लेकिन लेखांकन में हम सिर्फ उन्हीं घटनाओं को दर्ज करते हैं जिसमें मुद्राओं को मापा जा सके, जैसे कि मशीन खरीदना, वेतन देना, माल बेचना। अगर ऐसे में अगर आपने कोई भी चीज खरीदी है या बेची है जिसके बदले आपको मुद्रा देनी पड़ रही है, तो वो है आपका आर्थिक घटनाएं। पर ऐसी घटनाएं जिसमें मुद्रा के बारे में कोई बात नहीं की गई है, जैसे कि मैनेजर की नियुक्तियां, कर्मचारी का मनोबल बढ़ाना, ऐसी घटनाएं जिसको हम पैसों में माप नहीं सकते, जिनका पैसों में मापन संभव नहीं है, उन्हें हम आर्थिक घटनाएं नहीं बोलते हैं। अगर परिभाषा के बारे में बात करें, तो लेखांकन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापार से जुड़े, ध्यान रखिएगा, व्यापार से जुड़े ही मौद्रिक लेन देन को लिखा जाएगा। अगर व्यापार के अलावा कोई चीज है तो उसे हम
नहीं लिखेंगे उसे बिल्कुल हटा दिया जाएगा। तो लेखांकन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापार से जुड़े सभी मौद्रिक लेन-देन जो पैसे में मापे जा सके को दर्ज, वर्गीकृत, संक्षेपित और प्रस्तुत किया जाता है। अगर हम कुछ उदाहरण देखें तो यहाँ पर किसी उदाहरण के देखते हैं। किसी दुकान में माल खरीदा 50,000 का और बेचा 70,000 का, तो यहाँ पर क्रय किया गया है 50,000 का और विक्रय किया गया है 70,000 का। तो विक्रय किया गया है 70,000 का। तो इस घटना में हम देखेंगे कि हमने क्रय किया 50,000 का, विक्रय किया 70,000 का, तो यहाँ पर हमको लाभ देखने मिल रहा है 20,000 का। तो अब हम जब लेखांकन में एंट्री करेंगे तो हम 50,000 की भी एंट्री करेंगे, विक्रय में 70,000 की भी एंट्री करेंगे और जो हमारा 20,000 का लाभ हुआ है इसको भी हम दर्ज करेंगे। लेखांकन इन लेन-देन को रिकॉर्ड करेगा और बताएगा कि दुकान को 20,000 का लाभ हुआ। लेखांकन के उद्देश्यों की बात करें तो पहला उद्देश्य होता है लेन-देन की व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना। व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने से मतलब है कि तिथि के अनुसार हर लेन-देन को लिखना। अगर कोई लेन-देन 1 अप्रैल को हुआ है तो उसे 1 अप्रैल को लिखना। 1 अप्रैल में जितने भी लेन-देन हुए हैं, मान लो अगर 10 लेन-देन हुए हैं तो पूरे 10 लेन-देन लिखने के बाद ही हम 2 अप्रैल की एंट्री को लिखेंगे। तो ऐसे ही हर लेन-देन को तिथि अनुसार लिखा जाता है पूरे साल भर के। जैसे एक साल 1 अप्रैल से चालू हो रहा है तो उसका अंत 31 मार्च को होगा। 31 मार्च तक जो भी लेन-देन किया जाएगा सारी की सारी एंट्री इसमें लिखी जाएगी। दूसरा होता है लाभ या हानि का पता लगाना। लाभ या हानि का पता लगाना मतलब कि वर्ष के अंत में हम लोग बनाते हैं आय और व्यय की तुलना करने के लिए आय और व्यय खाता। आय और व्यय खाता से हमको पता चलता है कि साल भर हमें लाभ हुआ है या हानि हुआ है। जैसे कि अगर कुल आय हमारी 1 लाख की हुई है और उसका खर्च 80,000 हुआ है तो मतलब कि 20,000 का हमारा लाभ है। तो आप व्यवसाय में पैसे लगा रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो ये हर किसी को जानने का अधिकार होता है कि उस व्यवसाय में उसे लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो उसे हम आय और व्यय खाता से पता लगा सकते हैं। तीसरा होता है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जानना। वित्तीय स्थिति हमें बैलेंस शीट से पता चलती है। संपत्तियां और देनदारियों से पता चलता है कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है व्यवसाय की वह कैसी है। जैसे संपत्तियां वो चीजें होती हैं जिससे हम व्यवसाय को चलाते हैं, जो व्यवसाय चलाने के लिए जरूरी होती है, जैसे कि मशीन, नगद, देनदार ऐसे जो होते हैं वो हमारे संपत्तियां होते हैं। सॉरी, लेनदार। और देनदारियां होती है हमारी, अगर हमने किसी से ऋण लिया है या किसी कोई देनदार है हमारा तो वो सारी हमारी देनदारियां होती हैं। तो यहाँ बैलेंस शीट से ऐसे पता चलता है कि हमारी जो संपत्तियां हैं और देनदारियां हैं वो पूरी बराबर होनी चाहिए। अगर हमारी संपत्ति कम है और देनदारी ज्यादा है मतलब कि हमारी जो वित्तीय स्थिति है सही नहीं है। अगर हमारी संपत्तियां ज्यादा है और देनदारियां कम है तो उससे हमें पता चलता है कि हमारी वित्तीय स्थिति अभी सही चल रही है और हमें ऐसे ही आगे भी मेंटेन करके चलना है। भविष्य की योजना या निर्णय लेने के लिए भी लेखांकन बहुत जरूरी होता है। पिछले आंकड़े देखकर भविष्य की नीतियां हम बना सकते हैं। अगर पिछले वर्ष माल की बिक्री बढ़ी है तो अगले वर्ष उत्पादन की बिक्री बढ़ानी होगी। इसी से यह पता लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि अगर हम उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे तो आगे जाकर हमारे माल की बिक्री जितनी बढ़ी है उससे कम होने की संभावना भी रहती है। इसीलिए पिछले साल जो भी यहाँ पर हमारे व्यय होते हैं, जो भी बिक्री होती है, जो भी हमारे खर्चे होते हैं, वो सारे देखकर हम आगे की नीतियां बना सकते हैं। कर निधि में
कर निर्धारण में सुविधा भी हमें पता चलती है। जैसे कि लाभ हानि खाते देखकर हमें पता चलता है कि लाभ कितना हुआ है, उसके आधार पर हमारा जो आयकर है वह कैसा रहेगा। यदि किसी कंपनी की शुद्ध लाभ 10 लाख है तो उस पर सरकार के अनुसार टैक्स कितना लगेगा। लेखांकन के उद्देश्य पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं लेखांकन का महत्व। लेखांकन क्यों जरूरी है। व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए अगर हम नियमित रिकॉर्ड से खर्चे पर नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे कि बिजली बिल अगर पिछले साल 50,000 था और बढ़कर 10,000 हो गया तो तुरंत कारण खोजा जाएगा और उस पर निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि क्यों बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, क्या हमने कुछ फिजूल खर्ची की है। अगर कोई फिजूल खर्ची हो रही है तो उस चीज को रोकने के लिए भी हम लोग व्यापार पर नियंत्रण पाने के लिए अगर कोई हमारे हानि हो रहा है तो वो हानि क्यों हो रहा है, उन सारे कारणों को पता लगाने के लिए भी लेखांकन हमारे लिए जरूरी होता है। दूसरा होता है पारदर्शिता। निवेशक और बैंक को सही जानकारी मिलने के लिए बैंक तभी लोन देगा जब लेखा पुस्तकों में कंपनी की स्थिति मजबूत दिखेगी। अगर कंपनी की मजबूती नहीं दिखती है, स्थिति मजबूत नहीं दिखेगी तो बैंक को कभी भी भरोसा नहीं होगा कि वो बैंक जो लोन दे रहा है आप उसको समय पर चुका पाएंगे। इसलिए कभी भी बैंक जब भी आप जाते हैं तो बैंक आपको बोलेगा कि इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये सब सत्यापन करा के लाइए कि आपकी कंपनी की स्थिति बहुत अच्छी है और आप ये जो लोन लेंगे इसे वापस करने में सामर्थ्य रखते हैं। धोखाधड़ी से बचाव के लिए भी लेखांकन जरूरी होता है क्योंकि अगर सभी लेन देन सही से लिखे गए हैं और उसमें सब जगह से पारदर्शिता है तो वहां पर धोखाधड़ी या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो वो पकड़ी जा सकती है। जैसे यदि कैशियर 2,000 छुपाता है तो मिलान करते समय पता चल जाएगा कि ये 2,000 आया था और कैशियर ने इस चीज की एंट्री नहीं की है। अगर एंट्री नहीं की है क्योंकि हम लोग जो भी लेन देन रहता है वो एक से ज्यादा जगह इस चीज का रिकॉर्ड रहता है। इसलिए अगर गबन हुआ है तो एक से ज्यादा जगह अगर वो सोचा समझा गबन है तो पकड़ने में थोड़ी सी मुश्किल होती है पर वो चीजें पकड़ में आ जाती है। निर्णय लेने के लिए भी लेखांकन बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि जो आंकड़े रहते हैं उसे देखकर प्रबंधन फैसला लेता है कि आगे उस हिसाब पे क्या नीति बनानी चाहिए। यदि उत्पादन लगातार नुकसान हो रहा है तो कंपनी उस उत्पादन को बंद कर सकती है, उस प्रोडक्ट को बंद कर सकती है और उसकी जगह किसी और चीज की बिक्री के ऊपर विचार कर सकती है। ये सब निर्णय लेने के लिए लेखांकन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब लेखांकन जरूरी तो है पर इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। तो आओ देखते हैं उसकी कुछ सीमाएं क्या क्या चीज है। केवल मौद्रिक लेन देन दर्ज होते हैं। मौद्रिक लेन देन दर्ज होने का मतलब है कि अगर कोई निष्ठा, परिश्रम और कोई अच्छी चीज या किसी और ऐसी गुणवत्ता जैसी चीजें अगर हमको अपने रिकॉर्ड में दिखानी है तो वो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि ये सिर्फ मौद्रिक लेन देन को ही रिकॉर्ड करता है और उससे ज्यादा हम इसमें और कुछ भी नहीं दिखा सकते हैं। दूसरा होता है अनुमान आधारित करना। अनुमान क्योंकि यहाँ पे हर चीज का जैसे मूल्य ह्रास हो गया, स्टॉक का मूल्य आदि अनुमान हमें आदि अनुमान पर आधारित करना पड़ता है। अनुमान क्योंकि यहाँ पर हर किसी के लिए ये चीज एक जैसी नहीं होती है। अगर मशीन का उपयोग अवधि 10 साल मानी जाती है पर वास्तव में वह 8 साल ही चल सकती है तो हमें यहाँ पर उसका जो अनुमान है थोड़ा उस हिसाब से ही रखना पड़ेगा। अगर हम इसमें ह्रास की बात करें तो अगर हमारी मशीन कम चलती है तो हम इसमें 10% ह्रास रखेंगे, पर अगर हमारी मशीन ज्यादा चलती है तो हम इस पे 25% ह्रास रख सकते हैं। तो यह सबके अपने यूसेज के ऊपर रहता है, उनके चीजों को उत्पादन उनका कितना हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, उस पर ये आधारित होता है कि हमारा जो अनुमान है वो किस हिसाब से होगा। तीसरा है विभिन्न पद्धतियां। हर कंपनी की अलग अलग नियम होते हैं, अपने नियम होते हैं। जैसे कि स्टॉक का मूल्य फीफो या लीफो। फीफो मतलब होता है पहले जो लाया गया पहले उसको बेचा जाएगा। लीफो होता है जो आखिरी में खरीदा गया पहले उसको बेचा जाएगा।
तो ये दोनों तरीकों से स्टॉक का मूल्य अपने निकाल सकती है, पर इसके परिणाम अलग-अलग होंगे। तो यह कंपनी डिसाइड करती है, कंपनी नियम अपने-अपने लगा सकती है कि उनके हिसाब से कौन-सा लाभकारी नियम है और उस हिसाब से वो अपनी नीतियाँ बनाते हैं। चौथा होता है मुद्रास्फीति का प्रभाव नहीं दिखता। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि मान लो अगर आपने कोई ज़मीन 1 लाख की खरीदी है और अब उसकी कीमत 50 लाख हो गई है, पर हम बैलेंस शीट में इसको 1 लाख ही दिखा सकेंगे क्योंकि हमने इसको 1 लाख पर ही खरीदा है और अगर इसका रेट हम बढ़ाकर कोई भी अनुमान लगाकर बढ़ाते भी हैं, तो जितना हम इसमें मान लो हर साल हम मानते हैं कि इसमें 25% बढ़ेगा, तो हम 1,25,000 ही इसको दिखा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दि ये सब इसकी सीमाएँ होती हैं। अब लेखांकन के हम कुछ अ, जानकारी उपयोगकर्ता को देखते हैं कि लेखांकन किनके लिए ज़रूरी है। अगर हम आंतरिक उपयोगकर्ता की बात करें, तो आंतरिक उपयोगकर्ता वो होते हैं जिनसे हम हमारा व्यापार डायरेक्टली डायरेक्टली जुड़ा रहता है। जैसे कि मालिक, यहाँ मालिक ये जानना चाहता है कि वो जो व्यापार कर रहा है वो उसे लाभदायक है या नहीं। वह उसमें मूल लगाता है, उस पर पैसे लगाता है, तो यहाँ पर उसे ये इस नियत से लगाता है कि उसे लाभ होगा। तो यहाँ पर लेखांकन देख के उसे समझ में आता है कि उसे लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर लाभ नहीं हो रहा है तो आगे उसे क्या निर्णय लेना चाहिए ये देखने में उसे आसानी होती है। दूसरा होता है प्रबंधक, क्योंकि प्रबंधक का मेन काम होता है यहाँ पर योजना बनाना, बजट बनाना, व्यापार से जो भी रिलेटेड है जानकारी, उनके हिसाब से आगे की नीतियाँ को जो प्रभावशाली नीतियाँ हैं उनको सेट करना। तो इसलिए प्रबंधक के लिए लेखांकन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तीसरा होता है कर्मचारी। कर्मचारी कंपनी की स्थिति देखकर अपने वेतन या बोनस की अपेक्षा करता है। वेतन या बोनस टाइम टू टाइम बढ़ाया जाता है या बोनस कभी-कभार मिलता है। तो अगर कंपनी की स्थिति अच्छी है, कंपनी में लाभ हुआ है, तो कर्मचारी ये उम्मीद कर सकता है कि हाँ, इस बार उसका वेतन बढ़ेगा या इस बार उसको बोनस मिलेगा। बाहरी उपयोगकर्ता वो होते हैं जो हमारे व्यवसाय से डायरेक्टली तो नहीं जुड़े रहते, पर इनका बाहरी रूप से हमारे व्यवसाय में हस्तक्षेप रहता है। जैसे कि निवेशक है। निवेशक हमारे व्यवसाय का लाभ देखकर यह तय करते हैं कि उन्हें हमारे व्यापार में अपने पूंजी निवेश करना है या नहीं करना है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि आगे जाकर इसमें कोई लाभ नहीं होगा, तो वह हमारे लेखांकन देख के निर्णय ले सकते हैं कि उस हिसाब से उनको पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। अगर आगे जाके लाभ दिखता है या पिछले कुछ सालों में हमारे लेखांकन में उनको लाभ दिखता है, तो बिल्कुल वह हमारे यहाँ व्यवसाय में निवेश कर सकते हैं। जैसे कि बैंक और ऋणकर्ता, कर्ज देने से पहले वित्तीय स्थिति देखते हैं। अगर उनको लगता है कि सामने वाला जो व्यवसाय कर रहा है, वह हमारे पैसे समय से लौटा सकता है, तो वह वित्तीय स्थिति देखकर, लेखांकन देखकर हमारी वित्तीय स्थिति जान सकते हैं। सरकार टैक्स और नियमों की जानकारी के लिए टैक्स हमसे हमारे लेखांकन मंगाती है, उनको सत्यापित करवाती है ताकि सही टैक्स और नियमों का हम लोग हम लोग यहाँ पर निर्णय ले सके। ग्राहक ग्राहक यह देखता है कि कंपनी भरोसेमंद है कि नहीं। जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, आज के डेट में इन पे हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी हमारी लेखांकन अपनी सामने प्रस्तुत की गई है, जिसमें उन्हें बहुत सारा लाभ दिखाया है। बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने लेखांकन में सत्यापित की गई है, जिससे ग्राहक ये देख के पुष्टि कर सकता है कि हाँ, ये कंपनी भरोसेमंद है और यह कंपनी आगे तक जाएगी। समाज समाज यह जानना चाहता है कि कंपनी समाज में योगदान दे रही है या नहीं, क्योंकि जो कंपनी रहती है ना, वो समाज में से ही चीजों को लेकर अपनी पूंजी बनाती है, अपने व्यवसाय को बढ़ाती है। तो अगर कोई चीज वो समाज से ले रही है, तो उसका जिम्मेदारी बनता है कि समाज के लिए वो कुछ करे। जैसे कि समाज के लिए मेडिकल की चीजें उपयोग में लाना, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कुछ करना, स्कूली शिक्षा देना और
कॉलेज की शिक्षा देना, ऐसी चीजें वो टाइम टू टाइम कंपनी उसमें कर रही है कि नहीं कर रही है। आगे हम देखते हैं कि अकाउंटिंग की शाखाएं कैसी होती है, लेखांकन की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो पहली शाखाएं होती है वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन से हमें ये पता चलता है कि आय व्यय मतलब कि कितना आय हुआ है और कितना खर्चा हुआ है, कितना लाभ हानि हुआ है, और बैलेंस शीट यह तय तय करता है कि आपकी वित्तीय स्थिति क्या है। इन तीनों को मिलाकर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वो कंपनी कैसी चल रही है, उसमें आय कितना है, व्यय कितना है, उस हिसाब से उसको लाभ कितना हो रहा है, कहीं बहुत ज्यादा हानि तो नहीं हो रहा, या कभी कभार होता है कि हानि बहुत ज्यादा नहीं होता, वो अगले साल कवर करने लायक होता है। तो उतना किस हिसाब से चल रहा है, उनके पास अ, उनकी पूंजी कितनी है, उनमें उनके जिम्मेदारियां कितनी है, देनदारियां कितनी है, संपत्तियां कितनी है, ये सारी चीजें वित्तीय लेखांकन में पता चलता है। दूसरा होता है लागत लेखांकन। लागत लेखांकन जनरली फैक्ट्री वगैरह में यूज होता है, क्योंकि लागत लेखांकन में हम ये देखते हैं कि जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसमें हम कितना लागत लगा रहे हैं। तो उत्पादन जब हम करते हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि कम से कम हमारा खर्चा हो और हम कम से कम कीमत में उस चीज का उत्पादन कर सके। तो ये लागत लेखांकन उसी लिए ही रहता है। तीसरा होता है प्रबंध लेखांकन। प्रबंध लेखांकन होता है कि आपके पास जितने भी आंकड़े हैं या आपके पास जितने भी जो भी आपके प्रोडक्ट आपके जो भी रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस मतलब होता है कि जो भी आपको ऐसी चीजें जिससे आप अपने व्यवसाय को चला सकते हैं, जैसे कि पूंजी। आपके पास अगर 10 लाख की पूंजी है तो उस 10 लाख को कहाँ पर कैसे निवेश करना है कि आगे जाकर आपको इससे लाभ हो सके, और कब कितना कैसे कितने से कहाँ से मिलेगा, क्या चीज करना है, कहाँ से पैसे लाने हैं, कहाँ से पैसे देने हैं, ये सारी चीजें जब हम प्रबंध जो एक मैनेजमेंट है किया जाता है, उसी को प्रबंध लेखांकन बोला जाता है। अब आते हैं हम हमारे चैप्टर के आखिरी में कि लेखांकन और बही खाते में क्या अंतर होता है। बही खाता होता है हमारा सिर्फ जिसमें हम लेन देन दर्ज करते हैं। इसमें ये प्रोसेस होता है कि हमने पहले समझा कि जो हमारी अ, जो भी हमारा लेन देन है वो उसका मुद्रा में वैल्यू है या नहीं। अगर वो मौद्रिक है तो वहां पर हम लेन देन करेंगे, उसको लेन देन को दर्ज करेंगे, और सिर्फ वहीं तक इसका बही खाता बनता है। इसके आगे जब इन दर्ज को आंकड़ों के विश्लेषण करते हैं, इनके परिणाम को प्रस्तुत करते हैं, उसको लेखांकन बोला जाता है। तो जो बही खाता होता है वो प्रारंभिक कार्य होता है, वह कोई भी कर सकता है, किसी भी एम्प्लॉय को हम लोग सिखा सकते हैं, या जैसे हम आपको ही सिखा रहे हैं, आप 11वीं में 11वीं में अच्छे से वही खाता बनाना सीख गए, तो आगे आप उसको और अच्छे से कर सकते हैं। पर लेखांकन के लिए आपको और ज्यादा उन्नत कार्य होना जरूरी है आपको और ज्यादा उसमें नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आप सारी चीजें लेखांकन में उसको विश्लेषण कर सकें और उसके परिणाम को अच्छे से प्रस्तुत कर सकें। उदाहरण के लिए, अगर आपने 10,000 की बिक्री की है तो उसको जो दर्ज करने का जो प्रक्रिया है वह बही खाता कहा जाएगा। पर बिक्री करके खर्च मिलाकर लाभ निकालने की प्रक्रिया को लेखांकन कहा जाएगा। आज की क्लास यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, जहाँ समझ आसान वहीं असली अकाउंट्स क्लास। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो।